वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है गामा आर टी बाई कैपिटल एम। गामा होता है गामा आर टी बाई कैपिटल एम, साउंड चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाता है। न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, उसने बोला था कि जो साउंड का जो ट्रैवल है या प्रोपोगेशन है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन उससे करेक्ट वैल्यू नहीं आई थी और लाप्लास साइंटिस्ट था, उसने उसको करेक्ट किया था। लाप्लास करेक्शन बोलता है, उसने बोला था कि आइसोथर्मल ना होके एडियाबेटिक प्रोसेस होता है जो साउंड का ट्रैवलिंग होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। अगर साउंड चैप्टर आपने पढ़ रखा है तो आपको आता होगा, और नहीं पढ़ रखा है तो हम ये अभी याद रखेंगे गामा आर टी बाई कैपिटल एम। गामा की वैल्यू 5/3 दे रखी है और आर टी बाई एम की वैल्यू 6 जी इंटू एच दे रखी है। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 10 जी इंटू एच स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इतना आ जाएगा। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 जी हमें पता है, एच अगर दे रखा है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड होती है और यहाँ पर अगर ये वैल्यू दे रखी है तो उस प्लैनेट पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करेंगे। केपलर्स लॉज बहुत फेमस है, तो उसने 3 लॉज दी थी केपलर ने। तो उसमें से हम पहली, ये प्लानिटरी मोशन है, प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं सन के अराउंड, उसके लिए उसने 3 लॉज दी थी। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में बोलता है कि प्लैनेट, जो भी कोई भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। इलिप्टिकल इलिप्स, ये जैसे इलिप्स बना हुआ है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट घूमता है। और सन कहाँ पे, सन एट वन ऑफ इट्स फोकस, तो उसके एक फोकस पे सन रहेगा। इन दोनों फोकस में से एक फोकस पे सन रहेगा और इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो प्लैनेट है वो घूमता है। सिंपल सी बात है, यही बात है। और ये मेजर एक्सिस है स्मॉल ए और ये माइनर एक्सिस बोलते हैं इसको स्मॉल बी। तो ये जो यहाँ अगर सन है, मान लिया यहाँ पे है इस फोकस पे और ये प्लैनेट घूम रहा है, तो इस सन से ये वाला जो पॉइंट है इस और ये वाला पॉइंट, इसकी इस मेजर एक्सिस पे जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये जो डिस्टेंस हुई और ये जो डिस्टेंस हुई, इसको हम बोल सकते हैं, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना हो सकता है, ये ए है, इसकी अगर इसेंट्रिसिटी ए होती है, ई होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए ई। ओके, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ए ई। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी, ए प्लस ए ई, और ये डिस्टेंस कितनी, ये टोटल ए है और ये ए ई माइनस हो गया, तो ए माइनस ए ई क्या है इसका, इलिप्स का इसेंट्रिसिटी। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता रहेगा, बाकी कोई चक्कर नहीं, इतना याद रखेंगे। ये ए प्लस ई होता है, ए माइनस ई। नहीं याद भी रखते तो भी कोई बात नहीं है, ये नोट करेंगे। इस पॉइंट को, जो फारदेस्ट पॉइंट है, इसको अपोजी बोलते हैं और इसको पेरिजी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। सेकेंड लॉ है इसकी, द लॉ ऑफ एरियाज। ये बोलता है कि द लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू सन, तो प्लैनेट से सन की जो लाइन जोड़ती है, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया वो स्वीप करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लिया 1 घंटे में उसने जितना एरिया स्वाइप किया है, वो अगले 1 घंटे में उतना ही एरिया स्वाइप करेगा। तो इसका मतलब मान लिया प्लैनेट यहाँ पर सन है और प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक आया, मान लिया उसको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल मान लिया टी लगा, डेल्टा टी लगा। यहाँ से जो एरिया स्वाइप किया है उसने इतना, नेक्स्ट अगर प्लैनेट अगर यहाँ से यहाँ तक या कहीं से भी कहीं तक उतना ही टाइम में चला जाए, मान लिया ये भी टाइम इंटरवल टी है, तो ये जो एरिया स्वाइप करेगा वो इक्वल होगा, मतलब इसका जो रेट ऑफ स्वीपिंग एरिया डी ए बाई डी टी वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये इसका सेकंड होता, तो ये नोट करेंगे। इसके आगे मैं फर्दर इसको डिराइव करता हूँ।
ओके, तो अभी मान लेते हैं कि ये एंगल डेल्टा थीटा है, छोटा सा एंगल है, डी थीटा मान लेते हैं। तो ये इसने डी ए बाई डी टी इसका निकालते हैं, डी ए बाई डी टी, एरिया डिवाइड बाय टाइम। एरिया ये मान लिया ये डी थीटा बहुत स्मॉल है, तो ये लगभग ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पास में होंगे। इसको यहाँ पर माना है, जूम करके बताएं, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा इस तरह से, और ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस, मान लिया ये आर है, आर इंटू हाइट, ये हाइट ये, तो ये वाला और ये वाला बराबर हो गया। ये अगर थीटा है तो ये हमारे पास ये जो लेंथ होगी ये हमारे पास, या फिर इसको ये मान दिया, ये और ये चीज़ बराबर मानेंगे। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये सर्कुलर पार्ट हो जाएगा डी आर डी थीटा हो जाएगा। तो आर हमारे पास कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो ये एरिया डिवाइड बाय टाइम डी टी, तो यहाँ से हाफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी मतलब ओमेगा हो गया। तो हमारे पास डी ए बाई डी टी हमारे पास कितना आ जाएगा, डी ए बाई डी टी रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये नोट करेंगे, इतना आएगा, इसको नोट करेंगे। तो लॉ ऑफ एरियाज, डी ए बाई डी टी जो हमारी वैल्यू आई है, डी ए बाई डी टी की वैल्यू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, डी ए बाई डी टी रेट ऑफ स्वाइपिंग ऑफ एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। यहाँ से मैं ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई करूँ, एम ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम, तो हमारे पास बन गया एम ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। यहाँ से नोट करेंगे कि ओमेगा साइड में रखा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइड बाय 2m। एंगुलर मोमेंटम होता है, एक पार्टिकल अगर मान लीजिए इसके अबाउट जा रही है, इस पॉइंट पे था, ये सन है और ये प्लैनेट है और इससे डिस्टेंस r है, m है, और इसका ओमेगा दे रखा ओमेगा, तो एम आर स्क्वायर क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका एंगुलर मोमेंटम होगा आई इंटू ओमेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, आई इंटू ओमेगा डिवाइड बाई 2m। आई क्या है उसका एंगुलर मोमेंटम इंटू ओमेगा डिवाइड बाई 2m। तो ये क्या है, एल एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर या आई ओमेगा, एल बाई 2m। तो हमारे पास डी ए बाई डी टी कितना है, डी ए बाई डी टी आ गया हमारे पास L बाई 2m, क्योंकि आया कांस्टेंट, इसका मास m है, इसका मास m है, तो वो कांस्टेंट है। तो L इसका कांस्टेंट मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है उसका, वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मतलब जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो ये हमारे पास एक और चीज मिलती है यहाँ से कि अगर एक प्लैनेट एक सन के अबाउट घूम रहा है तो उसके सन के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट प्लैनेट अबाउट द सन। सन के अबाउट, सन से अगर हम देखेंगे तो उसका एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ये भी नोट करेंगे, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन इज कंजर्व। तो यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, या फिर यहाँ से यहाँ जाए, कहीं पर भी घूमे, दो पॉइंट के बीच में एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो नोट करेंगे, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं L बाई 2m जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, डी ए बाई डी टी वो कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये सेकंड लॉ थी, लॉ ऑफ एरियाज। इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल एरियाज स्वाइप करता है, उसकी वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो नोट करेंगे इसको। जो केपलर्स थर्ड लॉ है, द लॉ ऑफ पीरियड। तो
थर्ड इस तीन लॉ दी थी, तो ये पीरियड पे है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द एनी प्लैनेट अबाउट द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर एक्सिस ये होती थी, ये जो डिस्टेंस को होता है वो बोलते थे हम सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस डिस्टेंस, और इसको सेमी माइनर बी होता था, इसको सेमी माइनर डिस्टेंस, सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं. तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो क्यूब जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर हमने कहा कि अगर ये इलिप्टिकल पाथ ना होके, अगर ये सन मान लिया यहाँ पे इलिप्टिकल पाथ ना होके अगर सर्कुलर पाथ होता तो ए और बी बराबर हो जाते, जिसको हम आर बोल सकते थे जो टाइम्स. तब जो अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूमता, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने की वजह सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता, तो ये ए क्यूब किसके बराबर हो जाता, आर क्यूब. तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. और ये हमने देखा भी है, किस तरह से देखा है, हमें पता है टाइम पीरियड हमने निकाला था, ऑर्बिटल स्पीड उसकी आई थी 2 पाई रूट आर क्यूब बाई जी एम. तो यहाँ से हमने स्क्वायर कर दिया, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो यहाँ से हमने देखा था कि जो टी का स्क्वायर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आया था, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए था, और इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो उसके लिए सेमी मेजर एक्सिस के डायरेक्ट क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, मैं कुछ आपको हिंट दे देता हूँ, आप डिराइव कर सकते हैं. तो इसको इतना नोट करेंगे. तो अगर ये डिराइव करना है थर्ड लॉ, कैप्लर्स की थर्ड लॉ, टाइम पीरियड की लॉ, तो हम डिराइव भी कर सकते हैं. मैं आपको कुछ हिंट्स दे देता हूँ और आप सॉल्व करके हम डिराइव कर सकते हैं. तो ये मान ले ये मेजर एक्सिस है ए और ये माइनर एक्सिस है बी. तो ये हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है, ये R2 है, ये R1 है. तो ये डिस्टेंस ये टोटल ए ही होता था यहाँ से यहाँ तक, और ये होता था हमारे पास ए. तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ए प्लस ए ही. तो ये टोटल डिस्टेंस ए प्लस ए ही हो गया. तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल ए है और ये ए ही है, तो ए माइनस ए ही. तो ये R1 मान लिया और ये R2 मान लिया. मान लिया यहाँ पर जब है तो उसकी स्पीड V2 है, और मान लिया प्लैनेट जब यहाँ पे है तो इसकी स्पीड मान लिया V1 है, इस तरह से जा रहा है. तो ये V2 स्पीड है, ये V1 स्पीड है. तो इसका एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा. इसका मतलब इस पॉइंट, मान लिया ये A पॉइंट है, B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो A से B तक हम एंगुलर मोमेंटम, ए और पॉइंट बी पॉइंट के बीच में एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो ए पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम m1 m, मान लिया उसका मास m है, और प्लैनेट जब m यहाँ पे पहुंचा तो m एंगुलर मोमेंटम होता है mvr m v1 r1 इक्वल टू m, यहाँ पर स्पीड v2, डिस्टेंस कितनी है सन से, तो सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करते हैं. सन की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस mv1 r1 और ये mv2 r2. तो यहाँ से v1 r1 इक्वल टू v2 r2 आया. तो v2 को हम लिख सकते हैं, v2 को हम लिख सकते हैं v1 की टर्म में, तो r1 बाई r2 इंटू v1. एक इक्वेशन हमारी ये होगी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रखे. एक हम यहाँ से यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे. तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करता हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में. तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m u1 स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी माइनस g, मान लिया सन का मास m है, m अपॉन स्मॉल r1 इजिकल टू यहाँ पर हाफ m, ये v1 स्क्वायर था, ये v2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन ये डिस्टेंस कितनी होगी r2. तो हमने मोमेंटम कंजर्व करा, एक इक्वेशन आएगी, एनर्जी कंजर्वेशन कराएंगे, दूसरी इक्वेशन आएंगी. तो ये नोट करेंगे, मैं कुछ और आगे बता देता हूँ और उससे अपन प्रूव कर सकते हैं.
तो इसके आगे हम इसको और प्रूव करते हैं। तो ये v1 स्क्वायर और v2 हाफ एम कॉमन लिए, m कट जाएगा हर जगह से, स्मॉल m कटेगा, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, 2 को उधर भेज दिया, 2 gm अपॉन v1 में से v2 गया, कैसे रहेगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, दिखता है अच्छे से, इसको उधर भेज दिया और इसको हमने, अच्छा ये इधर की साइड है, उसको उधर भेज दिया, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, इसको इधर लाए उसको उधर भेज दिया, gm 2 आ जाएगा नीचे से, डिवाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। तो हमारी इक्वेशन बनेगी v1 स्क्वायर, मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। ये डेरिवेशन नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर जिसको अगर पूछना है तो ये मैं यहाँ डेराइव कर रहा हूँ पूरा। तो यहाँ से v1 और v2 को हम लिख सकते हैं v1 माइनस v1 स्क्वायर, अभी हमने लिखा था v2 को v1 r1/r2, v2 को हमने v1 की टर्म में लिख लिया, 2gm अपॉन यहाँ से r2 माइनस r1 डिवाइड बाय r1 r2। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बी को हम ए की टर्म में लिख सकते हैं, इसेंट्रिसिटी की टर्म में लिख सकते हैं, ए 1 माइनस ई स्क्वायर। जे के लिए डेरिवेशन है, नीट के लिए डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास v1 स्क्वायर आ गया, हमारे पास 1 माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm r2 माइनस r1 डिवाइड बाय r1 r2। तो यहाँ से r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइड बाय r2 स्क्वायर और v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm r2 माइनस r1 डिवाइड बाय r2 r1। ये r2 माइनस r1 r2 प्लस r1 करेंगे तो ये v1 स्क्वायर r2 माइनस r1 r2 प्लस r1 डिवाइड बाय r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm r2 माइनस r1 डिवाइड बाय r2 r1। यहाँ से ये कट जाएगा, ये वाली टर्म कट जाएगी, तो ये नोट करेंगे। जिस किसी को भी डिराइव करना है तो हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं, नोट करेंगे इतना। इसके फर्दर ये एक R2 से ये R2 एक कट जाएगा, तो यहाँ पर v1 की जो वैल्यू आएगी v1 स्क्वायर वो आ जाएगा 2gm R2 ऊपर चला गया डिवाइड बाय R1 नीचे ऑलरेडी है और ये R1 प्लस R2 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दिया, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ये आ गया 2gm। R2 को हम लिख सकते हैं a प्लस ए, R1 को लिख सकते हैं a माइनस ए और R1 प्लस R2 a माइनस ए प्लस ए। यहाँ से हम देखते हैं 2gm a कॉमन लिया 1 प्लस ई, a कॉमन लिया 1 माइनस ई और यहाँ से ए कट गया तो कितना आ गया 2a और स्क्वायर रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, a से 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया रूट 2gm, सॉरी 2 नहीं रहेगा gm 1 प्लस ई डिवाइड बाय a एक बचा है 1 माइनस ई। तो इतना नोट करेंगे। ये हमारे पास v की वैल्यू आएगी, v1 की वैल्यू आएगी इतना नोट करने के बाद आगे फर्दर करते हैं।
नोट करेंगे। तो ये v1 की वैल्यू आई है हमारे पास v1। अच्छा, अब हम करते हैं कि हमें पता है कि dA/dt वो हमारे पास L/2m था। ओके, द रेट ऑफ एरिया स्वीपिंग, द रेट ऑफ स्वीपिंग एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/2m या इक्वल टू L/2m की हम बात करते हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि पूरा टाइम पीरियड हमें निकालना है, टाइम पीरियड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वापस चक्कर काटेगा तो एक टाइम पीरियड होगा। तो ये पूरा एरिया कवर करने में, तो हमारे पास इसको हम बोल सकते हैं A/T इजिकल टू L/2m। तो टाइम पीरियड निकालना है, T कितना हो जाएगा, T हो जाएगा हमारे पास 2AM/L। ए कितना एरिया है, इस इलिप्स का एरिया होता है, एरिया ऑफ इलिप्स होता है πAB। तो हमारे पास पाई A इंटू बी इंटू मास m, और एंगुलर मोमेंटम v1 पता है तो हम v की टर्म में लिख सकते हैं mv1r1। v2 पता होता तो mv2r2, v2 की टर्म में भी निकाल सकते हैं, v1 की टर्म में निकाल सकते हैं। अगर v1 पता तो v1 इंटू r1, mv1r1। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टाइम पीरियड 2 पाई AB डिवाइडेड बाय v1 इंटू r1। फर्दर 2 पाई A को ऐसे ही लिखा और B को लिख लिया A इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय v1 हमने अभी लिखा है √GM 1 प्लस ई डिवाइड बाय 1 माइनस ई इंटू ए उसका स्क्वायर रूट इंटू R1 कितना है हमारे पास ए माइनस ई। तो नोट करेंगे इतना, बस खाली डिराइव होने वाला है। इसी हम नीचे वाले को अभी ऊपर लिखा है 2 पाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर रूट GM A प्लस ई 1 प्लस ई ए इंटू 1 माइनस ई, और ये a कॉमन लिया 1 माइनस ई। तो खाली a की बात करते हैं, बाकी तो कैलकुलेट हम कर ही सकते हैं। खाली a की बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो ये a स्क्वायर है और ये a है, तो एक a से a कट गया तो a बचा, और ये a ऊपर चला जाएगा, रूट में है तो a की पावर हाफ, तो कितना हो गया a इंटू a की पावर हाफ, a की पावर 3/2। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 3/2, तो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। और पूरा टर्म भी लिख सकते हैं किस तरह से आएगा, तो नोट करेंगे ये।